किसान भैया बिन्नाहरों की खेती किसानी, बागवानी और पशुपालन से जुड़ी हुई समस्याओं और उनके समाधान पे आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी लेके एक बेर फिर हम आपके संगे हैं। सभी जनों को हमारी राम राम पहुंच जाए। हमारे आज के एक कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ पधार चुके हैं। कृषि विभाग से सहायक संचालक कृषि जितेंद्र सिंह राजपूत जी और पशु चिकित्सा विभाग से डॉक्टर अजय कुमार यादव जी। तो आप दो ही जनों को बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोता किसान भैया बिन्नाहरों के फोन भी आवो शुरू हो गए हैं, तो आओ देखते हैं पहले फोन पे को है। हेलो किसान वाणी सागर सर। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जयराम जी सर। जयराम जी भैया, अपन को आ बोल रहे राजपूत ग्राम हिन्नौद राजघाट से। चलो भैया, आपको बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। बताओ भैया, क्या जानकारी चाहिए आपको? इस कार्यक्रम में सर ककड़ी है, फूल आ रहे हैं, झड़ रहे हैं, कोई फल भी आ गए तो उस पे कीड़े भी लग रहे हैं सर। चलो भैया, आपको जानकारी दे रहे हैं सहायक संचालक कृषि जितेंद्र सिंह राजपूत जी। सुनो ध्यान से। जी सर। हाँ गंदर भैया, ये बताएं कितनी एकड़ में आपने ककड़ी लगाई है? ककड़ी सर कम ही है, 30 पेड़े हैं। अच्छा, खुले में है कि नेट के अंदर लगाई? नहीं, खुले में है। देखिए, पहली बात तो जो आप बोल रहे हैं कि आपके फूल झड़ रहे हैं, तो फूल झड़ना ये ककड़ी या कुकुरबिट्स जो हमारी फैमिली के जितने भी पौधे होते हैं, क्योंकि इनमें पर परागण होता है ना। इसमें क्या होता है कि एक फूल नर का होता है, एक मादा का होता है, और ये लगभग जो है 1:10 के अनुपात में होता है। यानी यदि एक मादा फूल है तो 10 जो है नर फूल होते हैं, तो नर फूल झड़ते हैं। ये कोई समस्या नहीं है, ये आम बात है ना। और यदि आपके जो ककड़ी अगर के जो छोटे छोटे क्या जौआ बोलते हैं आपके यहाँ पे, हाँ, जौआ बोलते हैं। हाँ, तो अगर वो झड़ रहे हैं तो समस्या की बात है, तो आप इसके लिए दवाई आती है, वो आप उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा रही बात कीड़े, तो कीड़े चूंकि अभी तो इतनी गर्मी पड़ रही है, कीड़े अगर आपके यहाँ आ भी रहे हैं तो उसमें आप कोई कीटनाशक ना डाल करके, क्योंकि आपके पास एरिया भी कम है और पौधे भी की संख्या भी कम है, तो आप जो जैविक कीटनाशी होते हैं उनका उपयोग करिए, या फिर आप जो नीम का काढ़ा, धतूरे का काढ़ा, जो हमारे पारंपरिक तरीके होते हैं, इसको अपना करके इसको कंट्रोल करिए। ठीक है भैया। जयराम जी सर। जयराम जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। भैंस की दूध की फैट बढ़ाना है साहब। भैया, अपन को बोल रहे, कहाँ से बोल रहे? जी, हिन्नौद राजघाट, हिन्नौद सागर, शैलेश पाल जी। तो भैया, आपके लाने भैंस के दूध में फैट बढ़ावे के लाने जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अजय यादव जी। सुनो ध्यान से। नमस्ते शैलेश भैया जी। आपके पास जो भैंस है, दूध कितना उसमें उत्पादन होता है? दूध वो 4-5 लीटर। 4-5 लीटर एक समय एक टाइम पे होता है? हाँ, एक टाइम पे 4 से 5 लीटर दूध निकलता है। फैट कितना आ रहा है आपका? फैट आ रहा है वो 40। 4 आ रही है जी। 4 आ रही। 4 फैट आना थोड़ा सा इसमें कम है, क्योंकि भैंस में जो फैट होता है 6-6.5 तक रहता है, भदौरी को छोड़ करके। भदौरी में 8-8.5। कुछ तो नस्ल की वजह से होता है। दूसरा ये होता है कि हम उसको चारे में क्या दे रहे हैं। जी। चारे में जो दाने की मात्रा है, उसमें अगर आप खली का उपयोग करते हो तो फैट बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर आप खली की उपयोग कम करते हो तो कम फैट होगा। दूसरा, अगर आप खली भी दे रहे हो और सारी चीजें सही समुचित मात्रा में दाने की व्यवस्था कर रहे हो, उसके बाद भी अगर फैट नहीं बढ़ रहा है, तो आप उसके लिए एक उपाय कर सकते हो। कुछ मार्केट में बाईपास फैट, बाईपास प्रोटीन आती हैं, जो ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले अपने पशु होते हैं, उसमें सीधे जो है कि वो उसके पेट में न जा करके वो र्यूमेन से बाईपास हो जाते हैं और उनके जो है कि इंटेस्टाइन में, आंतों में एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद जब दूध जो आपको मिलता है तो उसका जो फैट कंटेंट है वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो पहला तो काम ये करना है शैलेश भैया कि अपने जो पशुओं को जो दाने की मात्रा है वो सही तरीके से उनको चारे में मिलानी है। एक जो पशु होता है, अगर एक बड़ा एडल्ट पशु है तो 2 किलो दाना उसको चाहिए मेंटेनेंस के लिए, और प्रत्येक 4 किलो दूध उत्पादन पे 1 किलो दाना देना पड़ता है। तो अगर हमारे 4 किलो या 5 किलो दूध मिल रहा है तो एक तरह से कहा जाए 10 लीटर दूध प्रतिदिन मिल रहा है, तो कम से कम 4 से 4.5 किलो दाना उसको प्रतिदिन अगर हम देंगे, तब जाकर के उसके दूध में जो फैट की मात्रा है वो भी सही रहेगी और दूध का जो प्रोडक्शन है वो भी आपको अच्छा मिलेगा।
जी। और वो मतलब दुबली भैंस हो रही है, चरापन बहुत रहा है उसको। देखिए, अगर चरा ज्यादा रहे हैं फिर भी दुबली होती जा रही है तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला है कि आप अपने पशुओं के पेट के कीड़ों की दवा, कृमिनाशक दवाएं आती हैं, वो आप हर और 4 और कीचड़ भी आता है उसको। हाँ, यही तो मैं बता रहा हूँ। क्या है, जो कीचड़ आते हैं ये भी उसका एक कारण है। जब कृमिनाशक दवाएं हम हर 4 से 6 महीने में अपने पशुओं को देते हैं तो जो पेट के जो कृमि है वो निकल जाते हैं और उसका लिवर भी अच्छा काम करता है। लेकिन अगर जो है हम उसको 4 से 6 महीने में पेट के कीड़े की दवा नहीं देंगे तो होता क्या है कि वो कुछ लिवर फ्लूक्स होते हैं, कुछ दूसरे भी परजीवी होते हैं, जो पचा हुआ खाना होता है वो उसको खा लेते हैं। तो जो शरीर में लगना चाहिए तो वो शरीर में न लग करके वो परजीवी खा लेते हैं। तो पहला काम तो ये करना है कि अपने निकटतम पशु चिकित्सालय से पेट के कीड़े की दवा ला करके उसे खिलाएं। अपने मन से न लाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी सेफ नहीं होती है, और अगर आपका पशु प्रेग्नेंट है और आपने कृमिनाशक दवाएं दी तो एबॉर्शन हो जाएगा। तो पशु चिकित्सक से पूछ करके, कुछ दवाएं ऐसी भी होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में भी सेफ होती हैं, तो आप उसको दे सकते हैं। सर भैंस हीट पे नहीं आ रही है, जो हीट पे नहीं आ रही है उसकी डिवर्मिंग करना। और मिनरल मिक्सचर क्या होता है, पहले के समय में क्या था कि जो अपने जमीन थी उसमें जो उर्वरा शक्ति थी वो अलग थी, और आज के समय में हम कीटनाशक का उपयोग करते हुए अब काफी ज्यादा फसलें लेते हैं तो जो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं वो कम है। तो जब हमारे जमीन में कम रहेगा तो जो उससे हम फसल लेते हैं, जो हम चारा उत्पादन लेते हैं, जो घास लेते हैं, हरा चारा लेते हैं, उसमें जो मिनरल्स की मात्रा होनी चाहिए वो उतनी नहीं मिल पाती है। तो मार्केट से या अपने निकटतम चिकित्सालय में अगर उपलब्ध है तो वहां से भी ले सकते हैं या मार्केट से ले सकते हैं मिनरल मिक्सचर। आप उसको मिनरल मिक्सचर दीजिए, उसकी डिवर्मिंग कराइए। अगर 21 दिन बाद वो हीट पे नहीं आती है तो निकटतम पशु चिकित्सालय के चिकित्सक को बुला करके उसकी बच्चेदानी चेक करवाइए कि हो सकता है। या एक सुविधा है 1962 जो आपको आपके घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराती है, तो उसमें पशु चिकित्सक आपके घर पे आएंगे, उसकी बच्चेदानी की जांच कर लेंगे कि अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चेदानी में कोई गठान तो नहीं है। तो ये सब चीजें होने की वजह से भी कभी कभी अपना पशु गर्मी पे नहीं आता है। ठीक है शैलेश भैया। जी सर, जी सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और भैया बिन्ना हरो, आओ अब सुनत हैं राम सहाय पांडे और उनके संगी साथियों की गाई भाई जार राई। अरे बेलायाम के तरह हरियल बागाराई दौर दौर के, बेलायाम के तरह हरियल बागाराई दौर दौर के, बेलायाम के तरह हरियल बागाराई दौर दौर के।
हेलो। हेलो किसान वाणी साहब। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। गुड्डू चौधरी हो या बामारू धोला जला सांगर से। चलो भैया, आपको बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। बताओ भैया, क्या जानकारी चाहिए आपको? अपन को जैसे घर को बीज को गेहूँ रखने भंडार को कौन कौन बातों की सावधानी रखें भंडार के समय? चलो गुड्डू भैया, आपको प्रश्न बड़ो सामयिक है और ये विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र सिंह राजपूत जी। सुनो ध्यान से। जी राजपूत जी नमस्कार। नमस्कार चौबे जी। कोई भी हमारी जब रबी की फसल कट जाती है तो निश्चित तौर पे यदि हमारे पास में अनाज पर्याप्त मात्रा में होता है और हम उसको कहीं सोसाइटी या फिर व्यापारी को नहीं बेचते हैं और अपने घर में ही संरक्षित करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहला उपाय हमें ये करना चाहिए कि जो नमी है वो अधिक नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी फसल की नमी ज्यादा होगी और उसको हम भंडारित करेंगे तो निश्चित तौर पे उसमें कीड़े लग जाएंगे, उसमें फफूंद भी आ जाएगी। तो सबसे पहला उपाय कि उसको अच्छी तरह से, अभी चूंकि गर्मी भी है और धूप भी पर्याप्त निकल रही है, तो अच्छी तरह से सुखा लें। इस स्तर तक सुखा लें कि जब हम दांतों के नीचे दबा के देखेंगे उसके दाने को तो कट की आवाज मतलब एक स्पष्ट रूप से आएगी। तो आप समझिए कि उसको हम भंडारित कर सकते हैं। अब जैसे कि आजकल जो प्लास्टिक के बैग्स आ गए हैं, है ना, जो वायुरोधी होते हैं और नमी भी उसमें अंदर नहीं आने देते हैं, तो इस तरह के बैग्स में भी आप भंडारित कर सकते हैं यदि आपके पास में अन्य कोई व्यवस्था नहीं है। तो बड़ी बड़ी कोठियां होती हैं, उसमें भी जो आजकल धातु की होती हैं उसमें भी हम जो है भंडारित कर सकते हैं। लेकिन उसमें भंडारित करने के लिए आपको थोड़ा सा सावधानी ये रखना पड़ेगी कि जो कीड़ों से बचाने के लिए हमें जैसे नीम की जो पत्तियां होती सुखा करके उसकी परत दर परत लगानी पड़ेगी और उसके बाद ही हम भंडारण करें उसको। और जो बंडा होते हैं पुराने सूख, मतलब जो जमाने में हमारे जो पुराने किसान भाई हैं जो पुरानी पद्धति से भंडारित करना चाहते हैं, तो पहले तो उसको अच्छी तरह से साफ कर लें और उसकी पुताई कर लें चूना के साथ। उसमें जो है कीटनाशक बहुत कम मात्रा में ही 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से और जो चूना मिला करके आप जो है उसकी पुताई करें ताकि जो है कीड़े ना आए। और फिर उसके बाद जब बंडा ठीक से सूख जाए तो एक लेयर डालें आप अनाज की और उसके ऊपर फिर जो नीम की पत्तियों की लेयर डालें, फिर अनाज की लेयर डालें, फिर नीम की पत्ती। इस तरह से आप उपाय करके कर सकते हैं। और यदि आप पुराने बोरों में भंडारित करना चाहते हैं, क्योंकि आप बार बार लगातार बोरे नहीं बदलते, बोरे या बोरियां हैं वो नहीं बदलते हैं, तो इसको बाकायदा पहले अच्छी तरह से साफ कर लें। क्योंकि इनमें क्या होता है कि जब हम पुराने जो भंडारण जो भी किया हो उसमें, तो उस समय हो सकता है कीड़े के अंडे उसमें रह जाते हैं। तो उसको सबसे पहले हमें अच्छी तरह से कीटनाशक के पानी में डुबा के रखना है, कम से कम जो है 2 से 3 घंटे तक, और उसके बाद उसको अच्छी तरह से सुखा लेना है और सुखाने के बाद में ही उसमें भंडारण करना है। और जो है इस एक चीज और है, यदि आप कम मात्रा में भंडारण करना चाहते हैं और खाने के पर्पज से, तो एक EDB एम्प्यूल नामक जो है कैप्सूल्स आते हैं जो गैस स्टिक होते हैं। यदि हम उसको, जो भी मैंने अभी उपाय बताए हैं, जो भी बर्तन है या फिर जो भी बोरे हैं बोरियां हैं उसमें हम भंडारित कर रहे हैं, तो नीचे जाकर के उसको प्लास से उसको तोड़ा जाता है। तो इस तरह से आप भंडारित कर सकते हैं। और भी मार्केट में आजकल नई नई दवाइयां आ गई हैं जिनका भी हम भंडारण के समय पे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है गुड्डू भैया, धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को। और कछु पशुपालन से जुड़ी भाई जानकारी आपको चाहिए हो तो बताएं। अरे बात तो चाहने ही नहीं, ये भैंस है हमारी, तो जैसे आदमों को अपन के खाते खोजात है, पेड़ों से खाल लो छल गई, खूब दवाई लगा दी, चमड़ी चूड़ा जाके अपन को खा जो या तो खोजाते, यदि पेड़ों से घिस रहिएगा। चलो भैया, आपकी पशुपालन से जुड़ी भाई समस्या हमने सुन ली है और ये विषय में आपके लाने जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार यादव जी। सुनो ध्यान से। नमस्ते गुड्डू भैया। जो भैंस अपनी खुजली कर रही है पेड़ों से बार बार, हाँ समझ गए, किलनी के लिए बात ही नहीं कर रहे हैं हम के लिए पूछ रहे हैं कि जो खुजली कर रही है वो, तो वहाँ पे लाल होता है पहले कि कोई लाल से दाग आ जाता, लाल से दाग आते हैं। आपने किसी को दिखाया था वहाँ पे? अभी डॉक्टर को दिखाओ तो बाजू के आए थे, तो दवाई मवाई टी लग गए, नीम के पानी से सब चीजें सब कर लो। अच्छा, उससे कोई असर नहीं आ रहा है? उससे नहीं आवा तो खुजात है।
तो अगर उसको खुजली हो रही है तो दो चीजें हो सकती है, या तो उसको एलर्जी है किसी चीज की, हो सकता है कोई चारे में या उसके भूसे में या किसी भी चीज में वो एलर्जी कहीं से मिल रही हो, या आपके उसके आसपास के एरिया से कहीं उसको एलर्जी मिल रही हो। उसके लिए जब कोई पशु चिकित्सक आप वहां पे आएगा तो आप उससे ये चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अब बिना देखे मेडिसिन के लिए बात नहीं कर सकते। तो वहां पे अगर हम देखें तो वो देख करके एंटी एलर्जिक और एंटी इन्फ्लामेटरी या जो है कि कुछ ऐसी दवाइयां होती है जो इम्यूनोसप्रेसिव होती हैं, वो उसको लगाएंगे। 2-3 दिन बाद उसको फिर बताइएगा कि वो लगाने के बाद उसमें कुछ आराम मिला या नहीं मिला। अगर उनको लगाने के बाद आराम मिलता है तो ये तय हो जाएगा कि वो किसी न किसी एलर्जी की वजह से हो रही है। फिर अगर एलर्जी की वजह से हो रही है तो हमें वो सर्च करना है, वो बातें खोजनी है कि किसकी वजह से किस जगह पे जाने के बाद ये होता है। कभी कभी क्या होता है, जो अपने आसपास होते हैं गाजर घास, जो उसकी फ्लावरिंग स्टेज की जो फूल होते हैं, वो जब शरीर पे टच होती है तो खुजली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। गाजर घास अगर टच हुई और सूर्य की रोशनी में आए तो जो है कि खुजली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और पूरे शरीर लाल हो जाता है। दूसरा होता है कि अगर कोई पानी या चारे में या कुछ ऐसे खाने में जब चीज आ रही हो, जैसे उसको उसने एंट्री किया, जैसे हो सकता है कि गेहूं का रोटी ही उसने यूज किया, रात की बची हुई, या कभी कि आपने उसे रोटी दी हुई हो, अगर ग्लूटेन की एलर्जी होगी तो उससे हो जाए। इन सब बातों को ध्यान देते हुए पहले एलर्जी का अपना देख लें कि एलर्जी की वजह से हो रही है, या अगर हो सकता है कभी कभी एलर्जी के अलावा दूसरी चीज होती है, कभी कभी स्किन के परजीवी होते हैं, जो जिनके जो लार्वा होते हैं, जो उनके अंडे देते हैं, अंडे का जो लार्वा होते हैं वो स्किन के नीचे चलते हैं। इसकी वजह से वो दिखते तो नहीं है, लेकिन वो उनको बार बार इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से वो खुजली होती है। तो उसके लिए भी पशु चिकित्सक जो है इंजेक्शन यूज करते हैं या दवाइयां यूज करते हैं। जब लगाते हैं तो वो अंदर ही अंदर लार्वा खत्म हो जाते हैं और फिर वो खुजली से उसको राहत मिल जाएगी। अगर आप केवल बाहर के वजह से नीम के पानी से धुलते हैं या कुछ लगाते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं, तो उसका कोई असर ही नहीं होगा, क्योंकि वो जो चीजें हैं वो बाहरी नहीं है, आप उसके शरीर के अंदर से है। या तो रिएक्शंस की वजह से है, एलर्जिक रिएक्शन, या कोई ऐसा परजीवी है जो कि स्किन के नीचे चलते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक है गुड्डू भैया, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ, आपके लाने बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आकाशवाणी सागर। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। हाँ सर जी नमस्कार, मैं भागचंद्र साहू जी बोल रहा हूँ, गोकुल ग्राम परसोन से। चलो भैया, आपको बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। बताओ भैया, क्या जानकारी चाहिए आपको? किसी रखना है, अपने बीज भंडारण करना है। भैया, अनाज के भंडारण के बारे में अब एक श्रोता के लाने राजपूत जी जानकारी हालांकि दे चुके हैं, लेकिन आपके लाने फिर से संक्षेप में जानकारी दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। ये देखिए क्या है, जैसे अभी हमारे एक और श्रोता ने पूछे थे इसी तरह का प्रश्न, तो मैंने बताया कि भाई इसको कोई भी हम भंडारण करते हैं अनाज का, तो उसके लिए सबसे पहले हमें नमी का ध्यान रखना चाहिए कि नमी कम से कम हो। और नमी, हाँ, और नमी को जांचने का यदि हमारे पास में देखिए कोई यंत्र नहीं है तो हम जो है उसको प्राकृतिक विधि से अपने दांत के नीचे दबा करके देखेंगे और कट की आवाज आएगी तो निश्चित तौर पे हम मानेंगे कि उसको भंडारण किया जा सकता है। और जो भी हमारे भंडारण करने के लिए जो बोरे या बोरियां या जो भी हम उपयोग कर रहे हैं, तो उसको अच्छी तरह से साफ कर लें, धो लें और कीटनाशक के पानी में कम से कम 2 से 3 घंटे तक डुबा के रखें और उसको अच्छी तरह से सुखा लें और उसमें भंडारण करें। और कुछ एयर टाइट्स बोरियां आती हैं, आप उसमें भी भंडारण कर सकते हैं। और ईडीबी एम्प्यूल या सल्फास जैसी जो दवाइयां हैं, इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है भैया। हाँ बिल्कुल, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और भैया बिन्ना हरो, आओ अब सुनते हैं रामचरण यादव और उनके संगी साथियों को गाओ भो जो हास्य गीत। गर्मी के देखो, गर्मी के मारे मोरे प्राण कड़े जाए, पिया सोबू बाय रे, आय हाय रे पिया सोबू बाय रे। गर्मी के मारे मोरे प्राण कड़े जाए, पिया सोबू बाय रे, आय हाय रे पिया सोबू बाय रे।
हल्की सी है मोरी कोठरिया, हल्की सी है मोरी कोठरिया। अरे हल्की सी है मोरी कोठरिया, उतने ही पे जड़ लेवे केवरिया, उतने ही पे जड़ लेवे केवरिया। दमसी अरे दमसी रूंदे मोरी सांस ने कड़े रे पिया सोबू बाए रे, आय हाय रे पिया सोबू बाए रे। दमसी रूंदे मोरी सांस ने कड़े रे पिया सोबू बाए रे, आय हाय रे पिया सोबू बाए रे। अरे गर्मी के देखो गर्मी के मारे मोरे प्राण कड़े जाए पिया सोबू बाए रे, हाय हाय रे पिया सोबू बाए रे। घर में डरी है पिसी और राहर, घर में डरी है पिसी और राहर। घर में डरी है पिसी और राहर, रोटी बनन लगी है बाहर, रोटी बनन लगी है बाहर। खलियानों में दादा परे, ए खलियानों में दादा परे रे पिया सोबू बाए रे, हाय हाय रे पिया सोबू बाए रे। देखो खलियानों में दादा परे रे पिया सोबू बाए रे, हाय हाय रे पिया सोबू बाए रे। देखो गर्मी के अरे गर्मी के मारे मोरे प्राण कड़े जाए पिया सोबू बाए रे, हाय हाय रे पिया सोबू बाए रे। जेठ मास की परी दोपहरी, ए जेठ मास की परी दोपहरी। ऊपर घामों ने जैता तूरी, ऊपर घामों ने जैता तूरी। अरे खटिया देखो खटिया बिछा ले बुखनी तरह रे पिया सोबू बाए रे, हाय हाय रे पिया सोबू। अरे खटिया बिछा ले बुखनी तरह रे पिया सोबू बाए रे, हाय हाय रे पिया सोबू बाए रे। अरे खटिया बिछा ले बुखनी तरह रे पिया सोबू बाए रे, हाय हाय रे पिया सोबू बाए रे। देखो गर्मी के अरे गर्मी के मारे मोरे प्राण कड़े जाए पिया सोबू बाए रे, हाय हाय रे पिया सोबू बाए रे। हाय हाय रे पिया सोबू बाए रे, हाँ। हेलो। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। सत्यपाल लोधी ग्राम
चलो भैया, आपको बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। बताओ भैया, क्या जानकारी चाहिए आपको? मूंग में कोकरा लग रहा है। मूंग में कोकरा रोग लग रहा है। और फसल कितने दिन की हो गई भैया? क्या हो गई सर, करीब 25-26। चलो भैया, आपके लाने ये विषय में जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र सिंह राजपूत जी। सुनो ध्यान से। कितने एकड़ में मूंग बोई है? 2 एकड़ में। वैरायटी पता है कौन सी बोई है? सर ये है 60 दिन में आ जा। नहीं, तो नई है वैरायटी है, पुरानी वैरायटी है? तो आप वैरायटी का नाम बता पाएंगे? 44। चलिए ठीक है, आपको वैरायटी का नाम नहीं मालूम, कोई बात नहीं। तो पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है वायरस डिसीज होती है ना, वायरस वाला रोग होता है। तो ऐसे जितने पौधे आपके ग्रसित हैं उनको उखाड़ करके, क्योंकि अब उसमें जो है फलियां जो भी है वो नहीं लग पाएंगी, तो और लगेंगी भी तो उसका उत्पादन उतना नहीं होगा। तो ऐसे पौधों जो ग्रसित हो चुके हैं उनको उखाड़ करके बढ़िया जमीन में गड्ढा खोद करके गड़ा दीजिए, ठीक है। और इसके बाद में जो है इमीडाक्लोपिड, ये क्या होता है कि एक सफेद मक्खी होती है, तो इसका हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप जो है इमीडाक्लोपिड है, एसिटामिप्रिड है, इस तरह की जो कीटनाशक है जो रस चूसक कीड़ों के लिए आते हैं, क्योंकि ये रस चूसक कीट कहलाते हैं छोटे छोटे, तो उनका आप नियंत्रण करें और इसको जो ग्रसित पौधे हैं उनको खाड़ करके अलग करें। साथ ही आप जो चिपचिपे प्रपंच होते हैं, ये क्या होता है कि ये पीले कलर की जो पट्टियां होती हैं या पीला पॉलिथीन होती है उस पे काफी आकर्षित होते हैं। तो अगर आपके पास है पीली कलर की कोई पन्नी बोल सकते हैं, उसको खड्डे में लिपेट करके या चिपका करके उसमें ग्रीस लगा दें। बहुत कमजोर मक्खी होती है, वो आकर्षित होकर के उसमें चिपक जाती है, तो ऐसे भी आप ये इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको पीला मोजेक रोग बोलते हैं, तो इसका कंट्रोल हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है सत्यपाल भैया। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और यही के संग आज को हेलो किसान वाणी कार्यक्रम इतना संपन्न हो रहा है। चलवे के पहले बता दें कि हमारे आज के ये कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ पधारे थे सहायक संचालक कृषि जितेंद्र सिंह राजपूत जी और पशु चिकित्सा विभाग से डॉक्टर अजय कुमार यादव जी। तो आप दो जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम राजेंद्र नारायण तिवारी और कार्यक्रम को संयोजन है तो दीपक निषाद को। सभी जनों को राम राम।